हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टॉपर्स एजुकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का वन शॉट रिवीजन लेके आया हूँ। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, पहली बात बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो फटाफट हो सकता है कि आपको 2 वीडियोज़ में मिले ये और 3 वीडियोज़ में भी मिल सकता है, लेकिन आई गारंटी के कुछ भी नहीं छूटेगा और 3 वीडियो मैक्सिमम 3 वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हेडिंग लगाते हैं। चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स। सेटअप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सबसे पहली चीज कि इस चैप्टर में हमें देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब बेटा चार्जेस, इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस, और स्टैटिक का मतलब होता है बेटा एट रेस्ट। क्या? इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्या डेफिनेशन बनी? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज अ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी है चार्ज की। कौन से चार्ज की? रेस्ट पर रखे हुए चार्ज की। जो चार्ज मूव नहीं कर रहा है उस चार्ज की स्टडी होती है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, देखिए चार्ज बेटा 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि चार्ज 2 तरह के ही क्यों होते? 4 तरह के, 5 तरह के, 6 तरह के क्यों नहीं होते? तो भैया एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज शो करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज शो करता है। तो 2 ही तरह के ना चार्ज होंगे ना, समझे? एक हो गया आपका प्रोटॉन, एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है, शो करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को शो करता है। ठीक, बात करते हैं चार्ज। चार्ज हम डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू भी लिखते हैं, स्मॉल क्यू भी लिखते हैं। तो चार्ज, इसकी यूनिट जो होती है ना बच्चे, वो होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम। उसका सिंबल होता है कैपिटल सी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बहुत अच्छे, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आप एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए कोई बॉडी है मेरे पास, उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, और दूसरी बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, और एक तीसरी बॉडी है जिसके अंदर दोनों के नंबर्स बराबर है। क्या? पहली बॉडी के अंदर प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, दूसरी बॉडी में प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तीसरी बॉडी में ये दोनों ही बराबर हैं। देखो, तो आप ये कह सकते हैं, मैं आपसे पूछता हूं ये बॉडी कैसी चार्ज है? प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, तो सर ये पॉजिटिवली चार्ज। कैसी चार्ज साहब? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम, तो ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ये। और दोनों के नंबर्स बराबर है, मतलब जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, जितना रिपेल कर रहा है एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव बराबर कर देंगे, मतलब चार्जेस को बैलेंस कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल हो जाएगी बॉडी। क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। बात समझ में आई? प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। किसी बॉडी के अंदर प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। किसी बॉडी में प्रोटॉन बराबर और इलेक्ट्रॉन भी उतने ही, तो बॉडी न्यूट्रल चार्ज हो जाएगी। बात समझ में आई? मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस
क्या भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब समझिए, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है ना बच्चे, वो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं दो चार्ज रख दूं एक साथ, प्लस और प्लस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा? ऑप्शन ए अट्रैक्शन, ऑप्शन बी रिपल्शन, ऑप्शन सी कुछ भी नहीं होगा, और ऑप्शन सी सारे आंसर गलत हैं। ठीक है, मतलब सी मैंने 2 बार दे दिया, तो जो मर्जी है आप 4 ऑप्शन मान लो। ठीक है, पहला कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस क्या शो करेंगे? जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव को मैंने रख दिया साथ में, नेगेटिव और नेगेटिव को रख दिया मैंने साथ में, तो ये क्या शो करेंगे? दूसरा अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस फॉर एग्जांपल माइनस को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को माइनस के साथ, ये क्या शो करेंगे? तो भाई बहुत सिंपल है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे भाई? रिपल्शन। आपने कोर्स पढ़ लिया है, मैं तो रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, तो आप जवाब देते जाएं, साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते जाएं, क्योंकि मैं व्यूज वगैरह कुछ भी नहीं देखता कि कितने व्यूज आ रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं सिर्फ कमेंट्स देखता हूं कि बच्चे कमेंट सेक्शन में क्या लिख रहे हैं। समझ में आई? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे साहब? अट्रैक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट। मान लीजिए मैंने किसी बॉडी पर 20 कूलाम का चार्ज दिया। क्या दिया? 20 कूलाम का चार्ज। कोई बॉडी है जिस पर 20 कूलाम का चार्जेस है, और कोई बॉडी है जिस पर सिर्फ 10 कूलाम का चार्ज है। इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। मैंने क्या किया? मैंने कनेक्ट कर दिया एक वायर। अब क्या होगा? चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। चार्ज हाई से लो की तरफ फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा? जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। भाई एक टंकी में 20 लीटर पानी है, एक टंकी में 10 लीटर पानी है, दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो दोनों का पानी जब तक बराबर बराबर लेवल पे नहीं आ जाएगा तब तक फ्लो होता रहेगा। इट्स लाइक वो वाले एग्जाम्पल की तरह। तो कैसे निकालेंगे भाई? इसका एवरेज ले लीजिए, 10 + 20/2, ये हो जाएगा 15 कूलाम। मतलब जब तक इसका चार्जेस 15 कूलाम नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये फ्लो होता रहेगा। अब चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। पहले इनिशियल में कितना चार्ज था? 20 + 10। अब फाइनल में कितना चार्ज हो गया? 15 + 15। तो बराबर कितना हो गया भाई? आप देख रहे हैं, पहले भी 30 कूलाम चार्ज था और बाद में भी 30 कूलाम चार्ज हो गया। तो चार्ज ना बढ़ा ना घटा, इसका मतलब चार्ज कंजर्व रहा थ्रू ऑल द प्रोसेसेस। इसका मतलब यहां लिख सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कि चार्ज जो होता है वो कंजर्वेशन का लॉ फॉलो करता है, कि चार्ज कंजर्व रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। थर्ड, चार्ज देखिए एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बच्चे? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये स्केलर जो क्वांटिटी होती है ना, तो स्केलर क्वांटिटी को हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रा के अंदर ऐड करते हैं ना, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमने नॉर्मली ऐड कर दिया, अलजेब्रिकली ऐड कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं साहब? एडिटिव प्रॉपर्टी। कि जो पूरी बॉडी पे चार्ज है वो किसका सम है? अलजेब्रिक सम है चार्जेस का। सो इसके यहां पे मैं लिख सकता हूं कि द टोटल चार्ज, जो पूरी बॉडी पर टोटल चार्ज है, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। छोटे छोटे चार्जेस का क्या है साहब? ये सम बना देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए QT हमारा टोटल चार्ज है, तो ये Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज प्लस Q3 चार्ज प्लस करते करते QN चार्ज तक हो जाएगा। सारे चार्जेस को जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? सम हो जाएगा साहब। है कि नहीं आसान? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है साहब? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखो, इसको यहां समझते हैं, यहां पर लिख देंगे। मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, आपको दिख तो रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा तो सिर्फ सुनने पे ध्यान दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये चार्ज था। इतना चार्ज होता है, बहुत अच्छी बात है साहब, चार्ज है।
मैंने कहा बेटा इसको आप हाफ कर दीजिए, तो आपके पास ये हाफ इलेक्ट्रॉन और ये हाफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। गलत जवाब। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी आधा हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ऐसे करते 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसका मतलब किसी बॉडी पर चार्ज आप ऐसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, पॉजिटिव नंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव है, इंटीग्रल नंबर है ना, पॉइंट में नहीं है, तो उसका मल्टीपल कर दें आप सिंगल चार्ज से, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। ये जो ई होता है ना, कहां लिखा था मैंने, अच्छा मैंने चार्ज लिखा ही नहीं है, चलिए ये देखिए, ये जो ई होता है ना बच्चे, ये होता है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको कहते हैं बेस क्वांटम ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चे? बेस क्वांटम ऑफ चार्ज कहते हैं। तो 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इसका आधा नहीं हो सकता। चार्ज जो होता है ना, ये बेस है, तो इलेक्ट्रॉन का आधा नहीं हो सकता, मतलब इस नंबर का आधा नहीं हो सकता। तो समझाना मैं ये चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरीके से n इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यही लिखा मैंने, जो टोटल चार्ज है आप n डालिए, n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू डालिए, q आ जाएगा आपके पास, q आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 3.5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 है और आधा इलेक्ट्रॉन है। चार्ज पॉइंट्स में हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट में नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए n इज इक्वल टू 3 है, तो q फाइंड करके बताना है, तो आप क्या करोगे, q इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। चार्ज आ गया आपके पास पॉइंट में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट में नहीं थे। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे। बात समझ में? इसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं। इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। मेथड्स ऑफ चार्जिंग जी, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मार्कर कहां गया, ये रहा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, पहला जो मेथड आता है ना बच्चे, वो आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होगा कि हम, जैसे ये दो बॉडीज हैं, मान लीजिए 2 बॉडीज हैं, डिफरेंट बॉडीज हैं, इनको आपस में रब करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर से कूद के इसमें आ जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और इसमें कम हो गए इलेक्ट्रॉन्स तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। इसका मतलब हुआ ये कि बाय रबिंग, अरे भैया, बाय रबिंग बॉडीज टुगेदर, बॉडी को अगर हम रब कर देंगे तो वो चार्ज हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन होता है ना। आप सोचिए, मैं इसको इस तरफ घिस रहा हूं, रब कर रहा हूं, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, अगर बॉडी ऐसे रब करूंगा तो हीट में प्रोड्यूस हो जाएगा, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है ना इसके अंदर, तो बॉडीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स उठ के दूसरी बॉडी में चले गए तो वो नेगेटिव चार्ज हो गए, और जिससे उठ के गए वो पॉजिटिव चार्ज हो गई साहब। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, बॉडीज चार्ज हो जाती है। आगे देखो, अगला बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड क्या होता है, हवा हवाई मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, हम एक चार्ज रॉड, ये मान लीजिए कोई न्यूट्रल बॉडी है, क्या है साहब, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, मान लीजिए न्यूट्रल बॉडी है। अब हुआ क्या, न्यूट्रल बॉडी थी, मैं इसके पास एक नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आया, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। तो इस बॉडी में जो जो नेगेटिव चार्जेस घूम रहे थे पॉजिटिव के साथ, वो इस तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेंगे, क्या होंगे, सॉरी। तो इस बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिव चार्ज घूम रहे होंगे ना, वो इसके पास आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो पूरी बॉडी के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज अगर इसमें घूम रहे होंगे तो वो इस तरफ आ जाएंगे। देखो,
इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है कि एक बॉडी है मेरे पास और ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है भैया? न्यूट्रल। ध्यान रखना, हाँ इसी से सवाल पूछूंगा एक मैं। ये एक न्यूट्रल बॉडी है और ये एक इंसुलेटर है। ये एक इंसुलेटर स्टैंड है। कैसा है भैया? एक इंसुलेटर स्टैंड है। मैंने क्या किया, एक बॉडी लेके आया मैं, नेगेटिव चार्ज इसके पास। जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आया तो हुआ क्या, इस बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्ज इधर उधर घूम रहे थे सब अलाइन हो गए, एक तरफ आ गए। जब पॉजिटिव इस तरफ है तो नेगेटिव कहां चले गए साहब? अब मैंने क्या किया, यहां से इस वायर को पकड़ा और अर्थ कर दिया। क्या कर दिया? अर्थ। अर्थ मतलब अर्थ जो है ना, हमारी अर्थ के अंदर वायर कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग कर दी। हुआ ये कि इसमें जितने भी नेगेटिव वायर्स थे, जे मतलब हुआ जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो सारे के सारे इस वायर से कहां चले गए? जमीन में चले गए। और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ गए। मतलब ये पूरी बॉडी कैसी हो गई साहब? एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इसको नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हो। पॉजिटिव बॉडी लेके आओगे, पूरी बॉडी नेगेटिव चार्ज कर देंगे अर्थ करके। तो हमने इसको टच नहीं किया, सिर्फ पास लेके आए, चार्जेस का अट्रैक्शन रिपल्शन हुआ, उस फिनोमिना से ये काम हो गया। एक क्वेश्चन आया था कि इसमें से अट्रैक्ट कौन कौन से चार्जेस करेंगे, मतलब प्लस माइनस, प्लस प्लस, नेगेटिव प्लस, नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ प्लस माइनस या माइनस प्लस, और नेगेटिव न्यूट्रल या पॉजिटिव न्यूट्रल। इनमें से अट्रैक्शन कौन करेगा? बहुत सारे बच्चों ने सवाल देखा और चपाक चिपका दिया, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे साहब। बिल्कुल सही बात है, अट्रैक्ट करेंगे। विच बॉडी अट्रैक्ट्स? विच बॉडी अट्रैक्ट्स? लेकिन बहुत ध्यान से अगर सोचोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगी ही, नेगेटिव न्यूट्रल भी अट्रैक्ट करता है। और इसकी जगह अगर पॉजिटिव रॉड रख देता तो पॉजिटिव न्यूट्रल भी अट्रैक्ट करता। तो इसका करेक्ट आंसर जो था ना भैया, वो आंसर 4 था। आंसर नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन के अंदर ये होता है कि व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड near, when a charged body is placed near an uncharged body, near to an uncharged body, the body will charge. बॉडी क्या हो जाएगी साहब? आपकी चार्ज हो जाएगी, चार्ज्ड बॉडी होगी। और कंडक्शन तो बहुत आसान है ही, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? दो बॉडी को टच कर दीजिए, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर बराबर कोई बॉडी चार्ज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भैया मेरे पास कोई 20 कूलाम की बॉडी थी जिसपे 20 कूलाम का चार्ज था, एक बॉडी जिसपे 5 कूलाम का चार्ज था। मैंने दोनों को क्या कर दिया साहब? दोनों को मैंने टच कर दिया। ये 20 कूलाम, ये 5 कूलाम। अब होगा क्या? चार्ज हो जाएगा रिडिस्ट्रीब्यूट, 20 + 5/2, 12.5। मतलब इस बॉडी के अंदर पहले बॉडी में हो जाएगा 12.5 कूलम चार्ज और दूसरी बॉडी में भी कितना हो जाएगा? 12.5 कूलम। और ये दोनों बॉडी टच हैं एक दूसरे से। ये साहब हो गई चार्ज। बताओ इसके अंदर कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, जुकाम, खांसी, नजला, बुखार नहीं होगा। समझ में आई कहानी? चलो इसको कॉपी करो, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कूलाम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉपी कीजिए। तो अभी आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये ब्लू पेन फिर से उठा लिया। कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलाम्स लॉ क्या कहता है? कूलाम्स लॉ कहता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे वीडियो बना रहा हूँ ना तो मतलब अजीब सा लग रहा है। बच्चों के सामने तो कुछ नहीं लगता, लेकिन
अभी लग रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। तो कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? मान लीजिए ये कोई चार्ज है जिस पे मैंने बोला Q1 और ये कोई चार्ज है बोला Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बोला R। तो कुलाम्स भाई साहब कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 इंटू Q2 लाइक ग्रेविटेशन, ठीक है, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये बोलते हैं कुलाम साहब। तो हमने इन दोनों को कंबाइन किया और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लगाया K और बोला Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपने देखा ये मैंने कोई पॉइंट्स माने, क्या माने ये पॉइंट्स। तो कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जो होता है ना, ये क्या होता है? वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। किसके लिए वैलिड होता है भाई बच्चे? पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। ये किसी रॉड पर रखे चार्जेस के लिए वैलिड नहीं होता, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है कुलाम्स लॉ। अच्छा, ये जो K होता है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अगर कोई स्पेलिंग में मैं भूल चूक हो जाए तो आप उसको सही कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं जो पढ़ानी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ये जो होता है एक प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट अभी निकाल लेंगे, तो हेडिंग लगा लेते हैं यहां पे, यूनिट ऑफ K। यूनिट ऑफ K निकालेंगे, साथ में डायमेंशन भी निकाल लेते हैं, तो लिख लेते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ K एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन, ठीक है। तो पहले एप्सिलॉन नॉट भी बता देता हूं मैं आपको। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब कोई चार्ज वैक्यूम में इधर उधर जा सकता है, परमिटिविटी, परमिशन है उसको, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी भी यूनिट निकाल लेते हैं। ये बात समझ में आई? अच्छा, यूनिट्स निकालते हैं, चलो साहब। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है ना। फोर्स की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। K की यूनिट निकालना है, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। डिस्टेंस मीटर में होता है तो इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये K की यूनिट आ गई। मतलब K इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहीं से डायमेंशन निकाल लेते हैं इसका। तो फोर्स का डायमेंशन mL/t-2। K का डायमेंशन तो हम निकाल ही रहे हैं, तो K को एज इट इज K रख देंगे। कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम क्या होता है भाई? करंट इंटू टाइम। करंट की यूनिट एम्पियर, टाइम की यूनिट T, और इसका स्क्वायर है R। डिस्टेंस, डायमेंशन L, L का स्क्वायर। ये इधर जाएगा, हो जाएगा mL3। T इधर जाएगा A, T ये हो जाएगा A2T2। ये साहब K की यूनिट आ जाएगी। K इज इक्वल टू mL3T-4 A-2, A-2, ये साहब इसकी यूनिट आ गई। अब K जो होता है ना, आप देखिए K इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन नॉट की। मतलब K की जो यूनिट निकलेगी वो उल्टा कर दो, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये K की यूनिट थी और ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई। आगे K की यूनिट है, K का डायमेंशन आ गया। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो जस्ट इसके डायमेंशन को क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। m-1 L-3 T⁻⁴ A⁻+2।
ये साहब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ गया। ठीक, अब एप्सिलॉन नॉट, जो डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का होगा वही डायमेंशन एप्सिलॉन का भी होगा। अब ये एप्सिलॉन क्या है, तो सबसे पहली चीज समझते हैं फोर्स। बेटा फोर्स अगर मैं निकालूं वैक्यूम के अंदर तो क्या आएगा, वो आएगा F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लिख सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं साहब, बहुत अच्छी बात है। तो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स इन मीडियम अगर मैं लिखूंगा तो वो क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। इसका मतलब ये होता है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, यूज्ड इन वैक्यूम, यूज्ड इन मीडियम। बात समझ में आई? अच्छा जी, ये क्या होता है, परमिटिविटी इन मीडियम, ये मीडियम में होता है। अब चार्जेस बिल्कुल वैसे ही हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वैक्यूम में, ये मीडियम में। अब जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना वो अभी निकल के आएगी। देखिए एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे, जब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी कुछ डेरिवेशंस भी होती हैं वो भी सीखेंगे। इसको हम बोलते हैं के, या फिर इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। तो के जो होता है ना वो क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। अब फोर्स इन वैक्यूम अगर आप रखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम रखेंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी, एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा और वैक्यूम से उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर अगर मैं फोर्स इन मीडियम निकालना चाहूं बच्चे तो ये आ जाएगा FV अपॉन के। तो मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स इन मीडियम आप कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स इन वैक्यूम निकाल लो, के दे रखा हो तो के से डिवाइड कर दो, फोर्स इन मीडियम आ जाएगा के। वाटर का के होता है 81, एयर का के होता है 1.0003 और वैक्यूम का जो के होता है वो होता है 1। मतलब ये वाटर का के हो जाएगा, ये एयर का के हो जाएगा और ये वैक्यूम का के हो जाएगा। समझे? समझे? चलो इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? तो देखो हमने के वगैरह निकाल लिया, के की वैल्यूज लिख ली, सब चीज कर ली। अब समझने वाली बात यह है कि हमें फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये भी लिख लेते हैं लगे हाथों। तो फोर्स विच डिपेंड्स ऑन, पहली चीज फोर्स डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड्स करता है, तो लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, पहली चीज। अगला पॉइंट, फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, फोर्स ज्यादा डिस्टेंस कम। जितनी दूर बॉडी होगी फोर्स कम लगेगा, जितनी पास बॉडी होगी फोर्स ज्यादा लगेगा। आगे बढ़ते हैं साहब। और के पे डिपेंड करता है, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होती है। इसका मतलब डिपेंड्स ऑन मीडियम इन विच चार्जेस इज प्लेस्ड।
इन विच चार्ज इज इन प्लेस्ड, मतलब चार्ज जो है वो प्लेस किए गए कौन से मीडियम में, उस पर भी तो डिपेंड करता है। यानी फोर्स अगर मीडियम वाला निकालना है तो वैक्यूम वाले फोर्स को डिवाइड कर दो के से। अगर के वैक्यूम है, मान लीजिए भैया अगर के वैक्यूम है, मतलब वैक्यूम के अंदर के की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है, तो वो जो फोर्स होगा ना वो मैक्सिमम हो जाएगा। के की वैल्यू 1, फोर्स की वैल्यू एफ वी, के की वैल्यू 2 तो एफ वी बाय 2, कम हो गया ना फोर्स। मतलब यह है कि वैक्यूम में जो फोर्स होता है ना, मतलब फोर्स इन वैक्यूम इज मैक्सिमम। यहां से ये वाली बात भी समझ में आती है कि मीडियम इन विच चार्जेस इज प्लेस्ड, उस पर भी डिपेंड करता है फोर्स, और अगर मीडियम वैक्यूम है तो फोर्स मैक्सिमम है। समझे? कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो अब, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली चीज मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए कोई चार्ज है Q1 और ये भी कोई चार्ज है Q2। अब जो फोर्स लगता है ना वो फोर्स ऐसे लगता है, ओए पूरी चंद्रमा के आकार का बन गया ये, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच लगता है फोर्स। अगर मैं चार्ज, मैं बताता हूं ना, ऐसे चार्ज बना लिया फिर ऐसे करके ये चार्ज बना लिया, तो मैंने इसको मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा कर दिया, तो मुझे पता चला कि इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में लगता है फोर्स। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो कूलाम्स लॉ है ना, कूलाम्स लॉ ये सेंट्रल इन नेचर है, मतलब सेंटर से सेंटर में लगने वाला फोर्स होता है ये कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ इज सेंट्रल इन नेचर। कूलाम्स लॉ का जो फोर्स है ये सेंट्रल इन नेचर है, इन दोनों के बीच में लगेगा। ये डिस्टेंस r, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस होती है। अब चार्ज बहुत छोटा होता है ना, आपको पता है ना, इसकी साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए अपन पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। मतलब बड़ा होता है लेकिन अगर मैग्नीफाई करके देखे तो हाँ ना, हाँ। आगे कूलाम्स लॉ जो होता है ना बच्चे, वो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है। तो कूलाम्स लॉ, लाइट चली गई लेकिन हमारा ये जो बल्ब है वो चलो बढ़िया है, जल रहा है। कूलाम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। कौन सा लॉ फॉलो करता है? कूलाम्स लॉ थर्ड लॉ। अब इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या समझना पड़ेगा? कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हेडिंग लगा लेते हैं आप, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक मिनट मैं देख लेता हूं मोबाइल में कि सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना यार, क्योंकि है ना पूरा सारा मामला खराब हो जाता है फिर। हाँ कोई बात नहीं, चलने दो चलने दो, कोई बात नहीं, तुम तो होशियार हो भाई। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो मान लेते हैं, देखो मान लीजिए मैंने ये Q1 बोला और एक और चार्ज इसको बोला Q2, ये डिस्टेंस वेक्टर R वेक्टर, इस डायरेक्शन को मैंने बोला प्लस R कैप। क्या बोला? प्लस R कैप। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है। अच्छा अब यहां पर एक बात बहुत समझने वाली है कि Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आएगी वैल्यू, और प्लस की जो वैल्यू होती है 0 से बड़ी होती है। जैसे 0 प्लस 1 0 से बड़ा है, प्लस 2 0 से बड़ा है, प्लस 3 0 से बड़ा है। समझे? एक तो ये। दूसरी, अगर मैंने नेगेटिव इंटू नेगेटिव किया तो भी आंसर क्या आया? प्लस आया। माइनस माइनस प्लस, तो 0 से बड़ी वैल्यू आई। इसका मतलब अगर सेम चार्ज होंगे, मतलब लाइक चार्जेस की बात हो रही है यहां पर। किसकी बात हो रही है? लाइक चार्जेस की। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। तो अब ये भी आपको समझना पड़ेगा कि भाई Q1 इंटू Q2 अगर 0 से बड़ा है तो चार्ज क्या करेंगे? रिपेल। इसका मतलब ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, इस तरफ जो होगा फोर्स लगा B पर ड्यू टू A, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो साहब आगे, अगर मैं फोर्स लिखूं बेटा FAB तो क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में एक आता है मैग्नीट्यूड और एक आता है डायरेक्शन। FAB मतलब
फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इस डायरेक्शन में। ये वाला डायरेक्शन मैंने बोला पॉजिटिव आर कैप, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चलो शाबाश, ये वाला आर कैप, तो ये वाला नेगेटिव आर कैप, माइनस आर कैप, बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा माइनस आर कैप हो गया। ओके, तो मैं लिख सकता हूं माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, वो भी नेगेटिव में। ये एफ ए बी वेक्टर आ गया साहब। इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसिडर करेंगे। दूसरा, अगर मैं बोलता हूं एफ बी ए, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बी पे लगने वाला फोर्स ए की वजह से, तो लिखोगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उस डायरेक्शन में, तो हो जाएगा आर कैप। क्या हो जाएगा ये, आर कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एफ बी ए, देखो ये वाली इक्वेशन जो अंदर आई वो बिल्कुल इसकी तरह है ना, तो अपन एफ बी ए पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा एफ ए बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ बी ए, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ का मतलब होता है एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर उधर एक्शन है तो इधर रिएक्शन होगा, इधर रिएक्शन है, इधर एक्शन है तो उधर रिएक्शन होगा। अब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, बिल्कुल सेम, तो मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट, माइनस साइन डिनोट्स डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? अच्छा, एक चीज तो ये, और हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, यहां छोटी सी हेडिंग और लगा लेंगे, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ना है भैया हमें, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ। पहली लिमिटेशन कि ये और ये जो कूलम्ब्स लॉ होता है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। किसके लिए वैलिड होता है बच्चे, पॉइंट चार्जेस के लिए। तो लिखेंगे वैलिड फॉर या ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। दूसरा, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। दूसरा क्या है साहब आपके, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, तो वैलिड फॉर चार्ज, ऐसे चार्ज के लिए वैलिड है जो चार्ज रेस्ट पर है, वैलिड फॉर चार्ज एट रेस्ट। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि वैलिड when the distance is greater than 10 to raise to power minus 15 मीटर। सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, बाकी सब समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में नहीं आया। तो देखो, एक एटम होता है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो 10 to raise to power minus 15 मीटर होती है। ठीक है, अगर डिस्टेंस इससे ज्यादा हुआ, 10 to raise to power minus 15 मीटर से ज्यादा हुआ डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। लेकिन अगर कम हुआ, इसका मतलब वो अंदर आ गया चार्जेस, डिस्टेंस उसकी न्यूक्लियस के अंदर आ गई। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है। और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना साहब, वो सबसे शक्तिशाली फोर्स होता है। तो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, फेविटेक कुछ नहीं लगता, वहां पे लगेगा न्यूक्लियर फोर्स। तो कूलम्ब लॉ वैलिड कब होगा, जब डिस्टेंस जो चार्ज रखा है ना वो इस न्यूक्लियस से बाहर है, न्यूक्लियस से अंदर आते ही क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियर फोर्स काम करने लग जाए। तब ये भाई साहब कूलम्ब्स लॉ वगैरह कुछ नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको कॉपी करिए। उसके बाद अपन पढ़ते हैं सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स अपन को पढ़ना है। बहुत सारे वेक्टर फॉर्म दे रखी हैं, तो कैसे क्या क्या होगा फटाफट फटाफट कर लो भाई इसको। हाँ जी, हाँ जी, तो भाई शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल वगैरह, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक साहब, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सब कुछ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है बच्चे, मान लीजिए यहां पर कोई चार्ज रखा है, मैंने बोला है Q0, और Q0 से एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड Q1 है वो डिस्टेंस पे रखा हुआ है R1 पे। फिर ऐसे बहुत सारे चार्ज, एक हो गया Q2 R2 पे, एक हो गया Q3 R3 पे। इस तरीके से करते 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 मेरे पास Qn चार्ज है
जो कि Rn डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो इससे एक अलग फोर्स निकलेगा जो बोलेंगे F1, इससे एक अलग फोर्स F2, इससे F3, यहां तक के Fn फोर्स निकलेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जो टोटल नंबर है ना, द टोटल सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द वेक्टर सम, सबका क्या कर दीजिए साहब, वेक्टर सम कर दीजिए, वेक्टर सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ फोर्सेस, क्या कर दीजिए, ऑल नंबर ऑफ फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए, वो टोटल के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल F वेक्टर आपको निकालना है टोटल, तो भाई इस चार्ज 1 से फोर्स जनरेट F1 को जोड़ो, F1 वेक्टर को, फिर F2 वेक्टर को, फिर F3 वेक्टर को, और इस तरीके से करते करते जितने दे रखे हैं उन सबको जोड़ दीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो टोटल फोर्स का आ जाएगा। ये होता है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, तो मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। ओके, मान लीजिए कोई फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर F1 लग रहा है और इसी डायरेक्शन में कोई फोर्स F2 लग रहा है, तो अब इन दोनों का नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, नेट फोर्स। तो सेम डायरेक्शन में है तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, F1 प्लस F2, ये नेट फोर्स आ जाएगा। मान लीजिए कोई फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और कोई फोर्स F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, और हमने बोला कि F1 इज ग्रेटर देन F2, तो बड़ा फोर्स उधर है, छोटा फोर्स इधर है, तो F नेट कितना हो जाएगा, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी में काइनेमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं अपन कि F1 माइनस F2 हो जाएगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, उधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेंगे, इधर वाला नेगेटिव मान लेंगे, तो F माइनस F कर दिया साहब हमने। मान लीजिए एक फोर्स इधर वाले डायरेक्शन में लग रहा है F2 और एक फोर्स इधर डायरेक्शन में लग रहा है F1, इन दोनों के बीच में लग रहा है एक एंगल थीटा। क्या है साहब, एक एंगल थीटा। मैं इस थीटा को यहां पे लिख देता हूं, ये थीटा है साहब। तो इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स क्या आता है, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स आता है वही वेक्टर, याद करो वेक्टर, F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2F1 F2, और इन दोनों के बीच का एंगल cos थीटा, और ये रिजल्टेंट कहां होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो मान लीजिए प्रॉपर बीच में नहीं है, ये हो सकता है बीच में ही होगा। अब मैं कहता हूं कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल क्या है आपका बीटा, तो फोर्स में हमें tan अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, tan अल्फा। तो क्या करेंगे, अल्फा इसका एंगल का, ये एंगल अल्फा है तो ऊपर वाला फोर्स पकड़ेंगे F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, ये tan अल्फा आ गया। अब मुझे tan बीटा लिख के बताओ बेटा। सर बीटा ऊपर वाला नीचे वाला फोर्स पकड़ेंगे, F1 sin थीटा, फिर सर F1 sin थीटा लिखने के बाद F2 लिखेंगे, हाँ जी सर लिख दिया, उसके बाद F1 cos थीटा में लिख देंगे, ये सब आपके पास tan बीटा की वैल्यू आ गई। आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अपन आपके फिजिक्स के एग्जाम से पहले बहुत पहले ही पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, प्लस PYQ भी हो सकता है अपन लगाना शुरू कर दें। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि फटाफट से फटाफट अपन इसका सिलेबस वगैरह सारी चीजें कंप्लीट कर ले। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और मैं बोर्ड से हट रहा हूं, इसको कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। थैंक यू वेरी मच।